हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो इस वीडियो में हम आपका क्लास 8th का विज्ञान यानी कि साइंस का सैंपल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपको आपका जो आने वाला फाइनल एग्जाम है उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसीलिए लास्ट तक देखना इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अवधि यानी कि टाइम जो है वो आपका 2.5 घंटे का होगा, यानी कि 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है। और जो मार्क्स है वो आपका 60 यानी कि 60 नंबर का पेपर होगा। ये सब बातें तो आपको पता होगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें कुछ सामान्य निर्देश यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो इन सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस को आप वीडियो को पॉज करके और रीड कर लेना। मैं इसको रीड करके नहीं बता रहा हूं, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां पर आपका जो है खंड अ, इसका पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। तो पहले क्वेश्चन में है ना, टोटल आपके 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में ही। जैसे कि ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड, इसी तरह से 12 टोटल पूछे गए हैं। तो चलिए इन सभी को हम करते हैं। सारे एक एक मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पोलियो और चिकन पॉक्स डैश के कारण होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पोलियो और चिकन पॉक्स जो होते हैं ये विषाणु यानी कि वायरस के कारण होते हैं। तो ये जो डैश है इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, इसमें आ जाएगा विषाणु, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, विषाणु हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। एक बात और कि जो हमारा ये हम सैंपल पेपर कर रहे हैं साइंस का, तो जिस तरह के क्वेश्चंस और जो पैटर्न आपको देखने को मिलेगा इस सैंपल पेपर का, ऐसा ही पैटर्न आपका एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर होगा साइंस का उसमें भी होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए ये सैंपल पेपर आपके लिए दिया गया है। तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो यहां पर हमें ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से नवीकरणीय स्रोत हमसे पूछा गया ऊर्जा का। तो कोयला हमारा नहीं होता, पेट्रोलियम भी नहीं होता, जल हमारा क्या है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो जल हमारा क्या है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि जीवाश्म ईंधन है, तो इन चारों में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। तो देखिए, कोयला हमारा जीवाश्म ईंधन होता है, यानी कि फर्स्ट हमारा करेक्ट है। पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन होता है, ये भी करेक्ट है। प्राकृतिक गैस भी होता है, ये भी करेक्ट है, यानी कि ये सभी, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पर। इसमें बोला है कि मानव कान की श्रवण सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, सही या गलत आपको बताना है। तो देखिए, हमें पता है कि मानव कान की जो श्रवण सीमा होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो ये सही है, यानी कि फोर्थ का हमारा आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हम, अगला क्वेश्चन जो है हमारा फिफ्थ। इसमें बोला गया है कि बूझो ने एक परिपथ बनाया जैसा कि निम्नलिखित चित्र में दिया गया है और देखा कि बल्ब नहीं चमका। पहेली के सुझाव पर उसने परिपथ में एक और सेल जोड़ा, बल्ब अब चमकता है, व्याख्या कीजिए। तो यहां पर ये हमें परिपथ दिया गया है, इसको आप देख सकते हो। इसमें हमें बोला गया है कि जो बूझो है उसने ये परिपथ बनाया है। अब इसमें उसने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर एक सेल उसने लगाया था, लेकिन बल्ब जो है वो नहीं जल रहा था, लेकिन उसको पहेली ने सुझाव दिया कि एक और सेल जोड़ने के लिए अब उसका बल्ब चमकता है। तो ऐसा क्यों, इसकी व्याख्या करनी है। तो एक और सेल जोड़ने से क्या हुआ कि बल्ब को आवश्यक विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, जिससे बल्ब जो है वो चमकने लगता है। तो इसका आंसर आप किस तरह से लिखोगे, जो मैंने अभी आपको बताया है ना, वही आपको लिख देना है कि एक और सेल जोड़ने से बल्ब को आवश्यक विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है या फिर विद्युत धारा प्राप्त हो जाती है, जिससे बल्ब चमकने लगता है, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको बोला वही इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का। इसके बाद देखिए, इसी में हमें अथवा में भी दिया गया है, ये रहा अथवा में, केवल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है ये, यानी कि जो देख नहीं पाते हैं उनके लिए, लेकिन इसका भी आंसर हम करेंगे। इसमें बोला है लोहे के ऊपर जस्ते की परत क्यों चढ़ाई जाती है। तो लोहे के ऊपर क्यों चढ़ाई जाती है जस्ते की परत, जंग से बचाने के लिए। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद है अगला आपका सिक्स्थ क्वेश्चन। आंख के उस भाग का नाम बताइए जो उसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो कौन सा है वो हमारा, वो होता है हमारा परितारिका, ठीक है।
परितारिका जो होता है वो आंख के अंदर जो प्रकाश होता है उसको प्रवेश करने वाले यानी कि प्रकाश को नियंत्रित करता है, प्रकाश कितना हमारे आंख के अंदर जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा परितारिका, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा परितारिका यानी कि आइरिस। इसके बाद इसमें अथवा में भी दिया गया है, ये रहा, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा परंतु पार्श्व उल्टा होता है। ये हमारा सही है कि गलत? ये हमारा सही है। जो समतल दर्पण होता है उससे जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा होता है लेकिन पार्श्व उल्टा होता है, तो इसीलिए ये हमारा सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7, एक टैडपोल डैश की प्रक्रिया द्वारा एक वयस्क मेंढक के रूप में विकसित होता है। तो कौन सी प्रक्रिया द्वारा? आपने पढ़ा होगा चैप्टर में कि जो टैडपोल होता है वो हमारा कायांतरण की प्रक्रिया द्वारा वयस्क में विकसित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कायांतरण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, कायांतरण इसका आंसर हो जाएगा यानी कि मेटामॉर्फोसिस। इसके बाद 8th क्वेश्चन है, जैविक कचरे को डैश बनाने के लिए विघटित किया जा सकता है जो मिट्टी की पोषक सामग्री को स्थायी रूप से बढ़ा सकता है। तो जैविक कचरे को खाद यानी कि खाद बनाने के लिए विघटित किया जा सकता है। ठीक है, तो 8th का हमारा हो जाएगा खाद। इसके बाद देखिए 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में बोला गया है कि किन्हीं 2 खरीफ फसलों के नाम बताइए। तो बहुत ही इजी है, आप बता सकते हो किन्हीं 2 खरीफ फसलों के नाम, जैसे कि धान हो जाएगा, इसके अलावा सोयाबीन हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आपको याद कर लेना है, रबी की फसल के उदाहरण और खरीफ फसल के आपको 2-2 या 3-3 उदाहरण याद रखने हैं। धान, सोयाबीन, मक्का, कपास यानी कि कॉटन, ये सारे क्या होते हैं, खरीफ फसल होते हैं। ठीक है, इसके बाद 10th क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव को परिभाषित कीजिए। तो वायुमंडलीय दबाव को क्या होता है? वायुमंडलीय दबाव, देखिए मैं आपको बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। वायुमंडलीय दबाव यानी कि इसका आंसर कि पृथ्वी की सतह पर उसके ऊपर की हवा द्वारा लगाए गए बल को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। क्या बोला मैंने? कि पृथ्वी की सतह पर उसके ऊपर की हवा द्वारा लगाए गए बल को ही वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। तो इसीलिए 10th का आंसर हो जाएगा हमारा जो अभी मैंने आपको बताया। इसके बाद 11th क्वेश्चन देखिए। 11th में बोला है कि वजन मापने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग किया जाता है। ये हमारा सही है, वजन मापने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग किया जाता है। तो 11th का सही हमारा आंसर हो जाएगा। 12th है कि वॉइस बॉक्स को डैश कहा जाता है। वॉइस बॉक्स जो हमारे अंदर होता है हमारे शरीर में, उसको क्या बोलते हैं हम? वाक यंत्र बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वाक यंत्र। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 12 पार्ट्स किए थे, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, नीचे दिए गए चित्र में होने वाले अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया और संबंधित जीव को पहचाने और उनके नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा फिगर है, ये चित्र दिया गया है। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है? ये हमारा क्या है जो हमें ये दिख रहा है, ये किसका चित्र है? ये अमीबा का है। और इसमें ये क्या हो रहा है? प्रजनन हो रहा है। तो अमीबा में कौन सी विधि द्वारा प्रजनन होता है? यहाँ पर देखिए 2 पार्ट में डिवाइड हो गया यानी कि द्विखंडन। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा द्विखंडन। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रजनन की प्रक्रिया है। अब ये जीव कौन सा है? ये अमीबा है। तो आपको द्विखंडन भी लिखना था और अमीबा भी लिखना था, क्योंकि 2 चीजें इसमें हमसे पूछी गई थी। द्विखंडन यानी कि बाइनरी फिजन। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अथवा में हमें दिया गया है और ये केवल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है, लेकिन इसको भी हम करेंगे। बोला है लैंगिक प्रजनन क्या है? उदाहरण के तौर पर 2 जीवों के नाम बताइए जिनमें यह होता है। तो लैंगिक प्रजनन आपको पता होगा, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो प्रजनन की वो प्रक्रिया, वो विधि जिसमें नर और मादा युग्मकों के संलयन से नए जीव की उत्पत्ति होती है। यानी कि प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से नए जीव की उत्पत्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लैंगिक प्रजनन कहते हैं। ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको बोला ना, वो सिर्फ इसका आंसर था कि लैंगिक प्रजनन क्या है। ठीक है, एक बार फिर से बोल देता हूं कि प्रजनन की वो प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से नए जीव की उत्पत्ति होती है, उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। अब हमें 2 उदाहरण भी पूछा गया था हमसे, तो 2 उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? लैंगिक प्रजनन में देखिए मानव में भी लैंगिक प्रजनन होता है,
मानव भी लैंगिक प्रजनन द्वारा क्या करते हैं, नए जीव को उत्पन्न करते हैं। और इसके अलावा गाय भी हो जाएगा, बकरी, ये सारे हमारे लैंगिक प्रजनन के उदाहरण हो जाएंगे। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसमें बोला है निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। ए में सीएनजी और एलपीजी का पूरा नाम पूछा है, तो आपको पता होगा सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे इंग्लिश में हम लिक्विफाइड सीएनजी, सॉरी लिक्विफाइड नहीं, सीएनजी का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। और दूसरा है एलपीजी, तो एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, ये होता है हमारा द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सीएनजी का संपीड़ित प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पूरा नाम हो जाएगा द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसके बाद बी ऑप्शन देखिए, जीवाश्म ईंधन के दो उदाहरण दीजिए। तो कोई भी दो उदाहरण हम लिख सकते हैं, जैसे कि एक हो जाएगा हमारा कोयला, कोयला क्या होता है, जीवाश्म ईंधन। इसके अलावा दूसरा हो जाएगा हमारा पेट्रोलियम, ठीक है। तो कोयला और पेट्रोलियम ये हमारे क्या है, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। तो ये हो गया आंसर। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है एक वस्तु 50 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, इसकी समयावधि क्या है। तो समयावधि यानी कि टाइम हमसे पूछा है, हमें जो ये 50 हर्ट्ज दिया है 50 हर्ट्ज, ये हमारा क्या है, ये हमारा है एफ की वैल्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये हमारा 50 हर्ट्ज दिया गया है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे समयावधि यानी कि टाइम यानी टी की वैल्यू पूछा गया है। तो कैसे बताएंगे हम, इसके लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। टी निकालने का फॉर्मूला 1/f होता है। तो यहां से 1 हमारा आ गया अपॉन एफ, एफ कितना है 50, तो ये 50 लिखेंगे। अब 50 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.02 और टाइम पूछा है तो इसीलिए यूनिट क्या लगाएंगे, सेकंड। तो 0.02 सेकंड ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो हमारा था ये क्वेश्चन नंबर 4 का था। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। इसमें बोला है कि नीचे दिए गए परिपथों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें, बल्ब किस परिपथ में चमकेगा, चित्र ए और बी के लिए हाँ या नहीं लिखकर उत्तर दीजिए। तो देखिए ये हमारा चित्र ए है और ये है चित्र बी, ठीक है। तो इसमें दोनों में हमारा क्या है कि ये जो पहला वाला चित्र है इसमें ये जो बल्ब है ये चमकेगा यानी कि जलेगा कि नहीं, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, पीस ऑफ कोल यानी कि कोयले का टुकड़ा है। तो यहाँ पर कोयला जो होता है वो हमारा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। तो इसके कारण ये जो बल्ब है ये नहीं जलेगा। लेकिन इस बी वाले चित्र में देखिए यहाँ पर ये जो है ये क्या है, आयरन नेल है ये हमारा यानी कि कील है ये। तो इसके कारण कील जो होता है वो हमारा जो विद्युत होता है उसका सुचालक होता है। तो इस कंडीशन में ये जो बल्ब है ये जलेगा यानी कि इसमें हमारा बल्ब जलेगा और इस ए वाले चित्र में बल्ब नहीं जलेगा। तो ए का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा नहीं, ठीक है। और बी का हो जाएगा हाँ, क्योंकि हमसे यही पूछा है कि इसमें बल्ब जलेगा कि नहीं और इसमें बल्ब जलेगा कि नहीं। तो इसमें नहीं जलेगा और इसमें जलेगा, तो हाँ लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए हमें अथवा में भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है, तो इसको भी हम करेंगे। ए ऑप्शन में है अधिकांश तरल पदार्थ जो बिजली का संचालन करते हैं वे डैश और डैश के विलयन होते हैं। तो अम्ल, इसका आंसर हो जाएगा अम्ल और क्षारक, ठीक है। अम्ल, क्षारक और लवण के विलयन होते हैं। तो अधिकांश तरल पदार्थ जो बिजली का संचालन करते हैं वे अम्ल और क्षारक, और लवण भी आगे हम लिखेंगे यहाँ पर या फिर छोड़ सकते हैं यहाँ पर क्योंकि 2 ही डैश दिया हुआ है। तो अम्ल और क्षारक के विलयन होते हैं, ठीक है। इसके बाद बी ऑप्शन में है किसी विलयन के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाहित होने से डैश प्रभाव उत्पन्न होता है। तो रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक प्रभाव, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बोला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है कि गति की 2 अवस्थाएं क्या हैं। तो गति की 2 अवस्थाएं, पहली अवस्था है हमारा विराम अवस्था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा विराम अवस्था। और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हो जाएगा गतिशील अवस्था। तो ये हमारी जो है विराम अवस्था और गतिशील अवस्था, ये गति की 2 अवस्थाएं हैं, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया ए का आंसर। इसके बाद बी में पूछा है कि बल लगाने के लिए कम से कम कितनी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो कम से कम 2 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो बी का आंसर हो जाएगा 2।
इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उर्वरक क्या है? तो उर्वरक क्या है, इसका आंसर आप लिखोगे कि उर्वरक मानव निर्मित लवण है। ठीक है, तो उर्वरक का आंसर हो जाएगा कि उर्वरक मानव निर्मित लवण है। और बी में पूछा है कि रासायनिक उर्वरक द्वारा मिट्टी को कौन से 3 मुख्य पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये हमारा हो जाएगा। हमसे क्या पूछा था, रासायनिक उर्वरक द्वारा मिट्टी को कौन से 3 मुख्य पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं? तो एक हमारा हो जाएगा फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे इस तरह से फॉस्फोरस, और दूसरा हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, और तीसरा मैंने आपको क्या बताया था, नाइट्रोजन के अलावा तीसरा मैंने आपको बताया था पोटेशियम। ठीक है, तो ये 3 हमारे आंसर हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 7th का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 से हमारा खंड ब शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 से हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 और इसके आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करा दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो अगला वीडियो मैं अपलोड करूं क्वेश्चन नंबर 8 से, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को आप लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।